प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और पिछले वीडियो में आप सब व्यक्तिगत श्रेणी में इन सभी चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने आपको ये सिखाया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत सीरीज के बाद कौन सी सीरीज होती है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कौन सी सीरीज पढ़ाई थी? खंडित सीरीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खंडित श्रेणी में यही सब चीज़ें ज्ञात करना। कौन सी श्रेणी में? खंडित श्रेणी में यही सब चीज़ें ज्ञात करना। खंडित श्रेणी कैसे निकालते हैं इन सब चीज़ों में, तो उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। इसमें हमें सभी वह चीज़ निकालनी है जो हमने आपको व्यक्तिगत सीरीज में निकालना सिखाई थी। सबसे पहले कौन होती है प्यारे बच्चों? नंबर 1 पर हमने आपको सिखाया था माध्य, नंबर 2 पर आपको सिखाई थी माध्यिका, और नंबर 3 पर मैंने आपको निकालना सिखाया था बहुलक, नंबर 4 पर मैंने आपको निकालना सिखाया था परिसर या परास। परिसर या परास। नंबर 4 पर मैंने आपको सिखाया था माध्य विचलन। क्या सिखाया था? माध्य विचलन। नंबर 6 पर मैंने आपको सिखाया था मानक विचलन। क्या सिखाया था? मानक विचलन। नंबर 7 पर मैंने आपको सिखाया था प्रसरण। क्या सिखाया था प्यारे बच्चों? प्रसरण। और नंबर 8 पर मैंने आपको सिखाया था विचलन गुणांक। क्या सिखाया था? विचलन गुणांक। ये सिखाया था। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमें पढ़ना है खंडित श्रेणी में। तो खंडित श्रेणी के बारे में मैंने आपको बताया था। मैं थोड़ी सी और परिभाषा दे देते हैं खंडित श्रेणी की। इसमें जो श्रेणी होती है वह श्रेणी जिसमें आंकड़ों की वह श्रेणी जिसमें आंकड़ों की बारंबारता तो होती है। बारंबारता तो होती है, लेकिन वर्ग अंतराल नहीं होते हैं। वह श्रेणी जिसमें आंकड़ों की बारंबारता तो होती है लेकिन वर्ग अंतराल नहीं होते हैं। हमने आपको यही सिखा के रखा हुआ था कि यदि आपने इस वीडियो को आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों पहले उन वीडियोज़ को देख करके आएँ ताकि आपको इस श्रेणी के बारे में पता चले कि इस श्रेणी की मुख्य पहचान क्या होती है। हमने आपको ये सिखाया था कि वह श्रेणी जिसमें आंकड़ों की बारंबारता तो होती है लेकिन वर्ग अंतराल नहीं होते हैं उसे हम कौन सी श्रेणी कहते हैं? खंडित श्रेणी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं आपको। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा, एक लिख दिया आंकड़ा 8, फिर लिख दिया हमने कोई भी आंकड़ा। चलिए हम उनको पहले से ही हम किसी क्रम में ले लेते हैं तो हमें लास्ट में क्रम में लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने ले लिया है 8, फिर हमने लिखा 9, फिर हमने यहाँ पे लिख लिया 9, 2 3 आंकड़े हो गए। फिर हमने लिखा यहाँ पे 10, फिर हमने लिखा 10, फिर हमने लिखा 10। कितना हो जाएगा? चलिए फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक आंकड़ा और लिख दिया हमने 14, ये लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इतने सारे आंकड़े लिख दिए हैं। मुझे इन सब चीज़ों का क्या निकालना है? खंडित श्रेणी का माध्य, माध्यिका निकालनी है, बहुलक, सारी चीज़ें निकाल के सिखाना है। तो आप देख पा रहे होंगे, सिंपल सी बात यह है कि इस सीरीज को याद रखना ऐसी भी दी हो सकती है या इस सीरीज को ऐसे भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इस सीरीज को बनाएं और भी हम आंकड़े लिख सकते हैं। जैसे एक आध और हमने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और हमने सीरीज को लिख दिया तो इस तरीके से हम इस सीरीज को बना सकते हैं। इस तरीके से भी बनी आ सकती है सीरीज। यहाँ पर हमने लिख दिया है चर, यहाँ पर क्या लिख दिया है? चर। और यहाँ पर हम लिखे देते हैं बारंबारता। क्या लिखे देते हैं? बारंबारता।
तो हमने इस सीरीज को क्या बनाया, सबसे पहले होता है चर कौन सा है इसमें, 8 हमने लिखा। इसकी बारंबारता बताएं कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर पूरी श्रेणी में 1 बार है, तो यहाँ लिख सकते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो मैं देख सकता हूँ कि 9 इसमें हमारे पास 2 बार है, तो 9 जो चर है वो हमारे पास 2 टाइम्स है। इसके बाद 10 जो हमारे पास चर है, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, और 10 जो चर हमारे पास है वो कितनी बार है, हमने लिख दिया यहाँ पे कि 3 बार है। इसके बाद में जो 14 हमारे पास चर है वो कितनी बार है, 1 बार है। इस तरीके से भी हम इस श्रेणी को बना सकते हैं। तो अगर हम देखें इसमें हम सारी चीज़ें हमें ज्ञात करना है, याद रखना है कि ये श्रेणी इस तरीके से भी दी हो सकती है या इस तरीके से भी दी हो सकती है। हमने अगर इस तरीके से होगी तो इसको हम कैसे बनाते हैं, या इस तरीके से दी होती है तो इस तरीके से हम इस श्रेणी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको सीखना है। और ये आपको हमने जिस समय श्रेणी आपको सिखाई थी उसमें भी हमने आपको ये चीज़ें भर भर के सिखाई थी कि इस तरीके से आपको सीखना है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बताना चालू करते हैं। सबसे पहले आता है माध्य। तो माध्य का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, माध्य ये होता है हमारे लिए प्यारे बच्चों, जब आंकड़े हमारे पास अधिक होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माध्य बराबर हमारे पास होता है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या होता है, सिग्मा एफ, ये होता है। आप इससे निकालें या यहाँ से, हम दोनों तरीक़ों से निकाले देते हैं। अगर इस श्रेणी में आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, इस श्रेणी में आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो माध्य हमने यहाँ पे लिख दिया है। माध्य बराबर कैसे निकालते हैं, तो माध्य बराबर हमने लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, सभी आंकड़ों का योग, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। क्या लिख सकते हैं, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। चलिए देखते हैं, सभी आंकड़ों का योग हमने निकाले। सभी आंकड़े कौन कौन है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर प्यारे बच्चों कि हमारे पास सर 8 आंकड़ा है, इसके बाद 9 है, फिर हमने यहाँ पे 9 लिखा, फिर हमने 10 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 10 लिखा, और फिर हमने 14 लिखा हुआ है। देखते हैं सभी आंकड़ों का योग कितना होता है, बटे में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 7, इनको जोड़ा तो 10 10 10 30 और 14 कितना हो जाएगा, 44। 44 में 8 जोड़ोगे तो 52, 52 और 9 कितना हो जाएगा, 61, 61 और 9 कितना हो जाएगा, 70। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 70 डिवाइडेड बाई 7, इसका आंकलन कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 10 आ जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो माध्य होता है, माध्य को हम किससे, x बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं। तो अगर इस श्रेणी, इस तरीके से हमारे पास श्रेणी आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। कई बार ऐसा होता है हमारे पास कि आंकड़े इतने सारे आ जाते हैं कि इस तरीके से हमें जोड़ना संभव नहीं हो पाता है, फिर हमें टेबल बना करके ही यूज उसका करना होता है। अब देखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें इस श्रेणी में, तो ये कहलाता है, जो चर होता है इसे हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, x। और जो बारंबारता होती है इसे हम क्या कहते हैं, f कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक अलग से कॉलम इसमें बनाया जाता है, जिस कॉलम का नाम क्या होता है, f इंटू एक्स होता है। क्या होता है, f इंटू एक्स। तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8, दोनों का गुणा करते हैं, ये x है ये f है, दोनों का गुणा कर दो, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके बाद में 10 ती कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ 14 एकम कितना हो जाएगा, 14। प्यारे बच्चों अगर आप देख पा रहे होंगे तो शायद मैं वही लिख रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा गया है, हमने पहले से जो लिखा हुआ है शायद मैं वही लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो लिखा गया है, अब देखना 8 को इसमें एक बार जोड़ा गया है तो 8 तो इसमें एक बार जोड़ेगा, 9 को 2 बार जोड़ा गया है तो 9 को आप एक साथ 9 9 18 जोड़ दो, या फिर 9 का गुणा करके, यानी 9 को आप 2 बार जोड़ दें या एक साथ 18 जोड़ दो, बात तो एक ही है ना। 10 को आप 3 बार जोड़ दो या एक साथ 30 जोड़ दो, 10 में 3 का गुणा करो या 10 को 3 बार जोड़ दो, एक ही चीज़ तो होती है कि नहीं होती है। तो ये दोनों के दोनों मेथड प्यारे बच्चों एक होते हैं। जब लेकिन इस तरीके से श्रेणी में आते हैं तो मुझे मजबूरी हो जाता है इस तरीके से लिखना। अब आप ही बताएंगे ये क्या है, f। तो हम यहाँ पे लिख दिया सिग्मा f। सिग्मा f का तात्पर्य होता है, जिसमें हम सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा का तात्पर्य यहाँ पर समीशन से तात्पर्य है। सिग्मा का तात्पर्य क्या है, समीशन से, यानी इसके योग से। तो यहाँ देखेंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। आगे देखेंगे इनको जोड़ा तो हमने कितना हो जाएगा, 8 और 18 कितना हो जाएगा, 26। 26 और 30 हो जाएगा 56, 56 और 14 हो जाएगा 70, ये आ जाएगा 70। तो मैं लिख सकता हूँ ये क्या है, सॉरी एफ एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना है, 70 दिया गया है। तो हमने सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी रखी, 70, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी रखी, 7। दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
देख सकते हैं इस तरीके से या इस तरीके से हमने दोनों तरीकों से आपको माध्य निकालना सिखा दिया है कि व्यक्तिगत श्रेणी में इस तरीके से क्या निकाला जाता है, माध्य को ज्ञात किया जाता है। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे हम निकालते हैं अगला जो हमारा है माध्य के बाद क्या है, माध्यिका। तो हम यहाँ पर माध्यिका पर वर्क करते हैं। देखते हैं माध्यिका के बारे में हमने आपको बता दिया था, आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। माध्यिका के बराबर माध्यिका निकालना है, मैंने आपको बताया था। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एम। और माध्यिका का वास्तविकता में अर्थ बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि मध्य पद बराबर क्या कहलाता है, माध्यिका बराबर मध्य पद। भैया मध्य पद वो पद कहलाता है जिसके दाएं और बाएं लिखे हुए आंकड़ों की संख्या, लिखे हुए पदों की संख्या, लिखे हुए चरों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। उस पद को हम क्या कहेंगे, मध्य पद कहेंगे, मिडिल टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मिडिल टर्म कहेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो माध्यिका मुझे निकालनी है, तो अगर हम यहां से चल करके इसमें हम इन आंकड़ों की अगर हम माध्यिका निकालें, समझिए थोड़ी सी मेरी बात को, अगर हम माध्यिका निकालें तो माध्यिका, चलिए मैं आपको दोनों तरीकों से निकाल के दिखाता हूं। एक तरीका तो ये हो जाएगा मध्य पद। भैया सबसे पहले तो माध्यिका में मैंने आपको बता दिया कि क्रम की आवश्यकता होती है, क्रम की आवश्यकता होती है। क्रम की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो कौन सा क्रम होना चाहिए, या तो आरोही होना चाहिए, अवरोही होना चाहिए, आपको डिपेंड करता है, जो आप जल्दी से लगा सकते हैं। आप किसी एक क्रम में उसको अरेंज कर लीजिए, क्रम की आवश्यकता होती है। तो जैसे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ इन आंकड़ों को पहले से ही क्रम में सजा के रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो हमने आप ये बताएं कि इसका मध्य पद कौन होगा, तो भैया मध्य पद ये वाला 10 हो जाएगा। तो यहां से आपको देख पा रहे होंगे कि यहां से दोनों के दोनों आंकड़े, यहां से 3 पद हैं और यहां से भी 3 पद हैं। देख पा रहे होंगे कि दोनों पदों के जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब चलते हैं, हमें निकालना है माध्यिका के बारे में। अगर हम ज़्यादा देखें यहाँ पे तो मध्य पद को हम माध्यिका कहते हैं। तो मध्य पद बताइए प्यारे बच्चों कौन है, तो आप कहेंगे सर इसका जो मध्य पद है वो कितना है, 10 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारी माध्यिका आ चुकी है। लेकिन यदि हम दूसरे तरीके से निकालें तो सिंपल सी बात यह है, माध्यिका के बारे में हम यहाँ पर मेथड नंबर 2 लगाते हैं। तो याद रखना, माध्यिका निकालने के लिए भैया ध्यान रखना, जो फॉर्मूले की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो माध्यिका क्या कहती है, याद रखना, माध्यिका क्या कहती है कि जब पदों की संख्या विषम होती है तो इसका फॉर्मूला होता है कि n+1/2 v पद का मान, v पद का मान, v पद का मान। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाता है, कि जब पदों की संख्या विषम होती है। कब, जब यहाँ पर हम लिखे देते हैं, जब पदों की संख्या कैसी होती है, विषम होती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखे देते हैं ये वाला फॉर्मूला, पदों की संख्या विषम होने पर, विषम होने पर, पदों की संख्या यदि विषम है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये बताएं पदों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगी। तो 7 + 1/2 v पद का मान, यहाँ पे लिख दिया v पद का मान। यहाँ पे देखेंगे 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8/2, यानी क्या लिख सकता हूँ, 4v, यानी 4v पद का मान। तो 4वें पद का मान बताएं, 4वें पद का मान देखें तो चाहे 4वां पद यानी चौथा पद यहाँ से काउंट कर लीजिए, चाहे चौथा पद यहाँ से काउंट कर लीजिए, जहाँ से आपको इच्छा हो वहां से आप चौथा पद काउंट कर लीजिए। तो देखते हैं चौथा पद कौन सा हो जाएगा, तो यहां से देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 10। मैं लिख सकता हूं कि जो 10 होगा हमारा वो कौन हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा। या यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 ये चौथा पद हो जाएगा। यहां से देखोगे प्यारे बच्चों तो भी ये क्या हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा। तो हमने इसको 2 तरीकों से निकाल करके दिखा दिया है प्यारे बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं आप। चलिए, जैसे कि मुझे विश्वास है या उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भैया आप हमसे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पेन कॉपी को लेकर के ज़रूर बैठा करो। इसमें हमने व्यक्तिगत श्रेणी में 2 तरीके आपको बताए हैं। टेबल से किस तरीके से हम निकालते हैं, नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं, ये तरीका आप किस में भी लगा सकते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। ये जो तरीके हैं व्यक्तिगत में भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। तो हमने अभी तक आपको बताया है खंडित श्रेणी के बारे में। चलिए हम आपको बताते हैं, 2 चीज़ों को हमने निकाल करके सिखा दिया है आपको, माध्य, नंबर 1 माध्य और नंबर 2 माध्यिका। अब आते हैं नंबर 3 पर, बहुलक पर। तो बहुलक क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुलक के बारे में हमने आपको डिटेल जब तक समझाई थी। बहुलक के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी, अगर मुझे बहुलक निकालना है
तो बहुलक क्या कहलाता है उसके बारे में हम देखते हैं। बहुलक क्या कहलाता है? पदों की आवृत्ति बहुलक कहलाती है, या वह पद जो सबसे अधिक बार आता है उसे वह पद जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक, वह पद जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। अब देख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको कल तक बताया था, या व्यक्तिगत श्रेणी में मैंने आपको बताया था बहुलक कहलाता है, उसे बहुलक कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। बहुलक के बारे में आप देख पा रहे होंगे, कल की जो मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी में मैंने आपको बहुलक के बारे में बताया था, तो आप फिर से एक बार हमसे सुनिए। बहुलक क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी ये कहती है कि किसी भी पद की आवृत्ति या पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन बहुलक कहता है कि वह पद जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुलक की जो डेफिनेशन है और व्यक्तिगत श्रेणी की जो डेफिनेशन है वो एक दूसरे का कहीं ना कहीं विरोध कर रही हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि बहुलक जो होता है वो व्यक्तिगत श्रेणी में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो अब आप कहेंगे सर खंडित श्रेणी में ज्ञात किया जा सकता है, देखते हैं कैसे नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो आप ही बताएंगे, खंडित श्रेणी की परिभाषा वह श्रेणी जिसमें आंकड़ों की बारंबारता होती है लेकिन वर्ग अंतराल नहीं होते हैं। याद रखना, आंकड़ों की बारंबारता होती है तो वह आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आता है उसको हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। तो आप ही बताइए सबसे अधिक बार, तो आप यहां देख लें, यहां सबसे ज्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे अधिक बार 8 एक बार, 9 2 बार, 10 3 बार, 14 एक बार। तो बताएं सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि इसका बहुलक जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुलक को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से डिनोट करते हैं, या मोड इसे हम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मोड कहते हैं। तो बहुलक इसका कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कभी कभी ऐसे केस भी आ जाते हैं, याद रखना, जैसे मैं लिख दूं यहां पर फॉर एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कई बार ऐसा आ जाता है, मैं लिख दूं यहां पे कि 9 9 यहां पर 2 बार है, फिर 10 यहां पर, फिर यहां पे लिखा हुआ 10, फिर लिखा हुआ 10, फिर लिखा 11, फिर लिखा 11, फिर लिखा हमने एक बार और 11। अब मैं आपसे कह दूं कि इनका बहुलक ज्ञात करके बताएं आप, तो 9 2 बार है, 10 3 बार है और 11 3 बार है। याद रखना, तो हमारे पास जो बहुलक की बात अगर हम करें तो सबसे ज्यादा बार आंकड़े आने को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो हमारे पास 10 3 बार है और 11 भी 3 बार है। अब आप कहेंगे सर 10 को हम बहुलक बताएं या 11 को बहुलक बताएं? भैया ऐसी स्थिति में खंडित श्रेणी जो होती है, ऐसी स्थिति में खंडित श्रेणी में जो ऐसी स्थिति बनती है, इसमें भी बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसमें भी बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बहुलक वह आंकड़ा होता है जो एक ऐसा सिंगल आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आया हो, सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हुई हो, सबसे अधिक बार उसकी बारंबारता हुई हो, उस आंकड़े को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। लेकिन ऐसे कई 2 या 3 आंकड़े हो जाएं कि जो उतनी समान बार या पुनरावृत्ति हो रही हो, समान बार आवृत्ति हो रही हो, तब उस स्थिति में, उस श्रेणी में बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे हम यहां पर मान लीजिए हमारे पास कि 10 3 बार हो, 9 यहां 2 बार है, 9 को भी अगर हम एक बार और एक्स्ट्रा लिख दें तो इस स्थिति में इस श्रेणी का बहुलक नहीं ज्ञात किया जा सकता है। बाकी सारी चीजें ज्ञात की जा सकती, माध्य भी ज्ञात किया जा सकता, माध्यिका भी, बस बहुलक नहीं ज्ञात किया जा सकता है। बाकी सारी चीजें निश्चित तौर पर ज्ञात की जा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है और कई बार नहीं बनती। बहुत रेयर केस में ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन फिर भी हम अपने छोटे भाइयों को, हम अपने प्रिय छात्रों को ये समझाना चाहते हैं कि आप ये गलती मत करना, इसलिए इन चीजों को बताना चाहते हैं। तो अब आगे देखते हैं बहुलक के बारे में। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब आपको बताते हैं परिसर और परास के बारे में। तो परिसर और परास क्या कहलाता है, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं छोटा सा। परिसर के बारे में मैंने आपको समझाया था। परिसर को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यहां पर हम लिखे देते हैं परिसर जो हमारे लिए होता है, परिसर को हम क्या कहते हैं? परिसर को हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज कहते हैं प्यारे बच्चों। तो रेंज कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले बता दिया था कि सबसे बड़ा पद माइनस छोटा पद,
बड़ा पद माइनस छोटा पद क्या कहलाता है? परिसर या परास कहलाता है। तो सबसे बड़ा पद देखें, यहां से लेकर यहां तक सबसे बड़ा पद कौन है? आप कहेंगे सर 14 है। सबसे छोटा पद कौन है? आप कहेंगे सर 8 है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो हमने भैया घटा दिया है। कितना हो जाएगा? 14 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। आप कभी भी किसी भी रेंज का तात्पर्य आप समझते होंगे, एक शब्द ऐसा है रेंज जो कई बार यूज किया जाता है, आपको जनरली तौर पर सुनने को मिल जाता है। कई बार आप कपड़े, बर्तन, कुछ भी चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो उससे कहते हैं कपड़ा। आपने कहा सर कपड़ा, शर्ट दिखा दीजिए। तो बताइए जो शॉपकीपर होता है वो आपसे क्या बोलता है? भाई साहब आप रेंज बताइए, किस रेंज की दिखा दें? तो आप क्या पता क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि 1000 से 1200 के बीच की दिखा दीजिए। मतलब 1000 से 1200 के बीच की, यानी आपको 1000 से ऊपर की दिखानी है, 1200 से नीचे की दिखानी है। मतलब 1000 और 1200 के 200 है बीच में, उन 200 में आपको खेलते रहना है। यानी 1000 से 1050, 1150 हो जाए, 1100 हो जाए, 1150, 1200, इन दोनों के बीच में। ना 1200 से आगे की होना चाहिए, ना 1000 से नीचे की होना चाहिए। ये शब्द कहलाता है रेंज। उन दोनों के बीच में, जो जहां से जहां तक हमने फिक्स कर दिया है, लिमिट हमने दे दी है, उन दोनों के बीच में खेलते रहना क्या कहलाता है? रेंज कहलाती है प्यारे बच्चों। देख सकते हैं आप परिसर परास के बारे में, बहुलक के बारे में देख सकते हैं। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जो भी आपको करना है करिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब हमें बची हुई हैं 4 चीज़ों के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। इन 4 के बारे में बची हुई 4 स्थितियां और बची हैं। कौन कौन सी? माध्य विचलन, मानक विचलन, प्रसरण और विचरण गुणांक। तो फिलहाल इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो इतना ही। इसके बाद में, इसके जो तुरंत बाद वाला वीडियो मिलेगा, तो इसी क्वेश्चन में इन 4 चीज़ों को हम सॉल्व करना आपको जरूर दिखाएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में इन 4 चीज़ों को हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब वगैरह वगैरह कर लीजिए, आप जो सब जानते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।